नमस्कार दोस्तों। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश हो गया और अब सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका नाम देख के आपके मन में एक छोटा सा डाउट आना चाहिए। जब हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तब मैंने कहा था कि जो भी एक्ट 1947 से पहले, आज़ादी से पहले बने हैं, उनके आगे जनरली इंडियन वर्ड लिखा होता है क्योंकि वो एक्ट फ्रेम होते थे ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का जो रूल था वो बहुत सारे देशों पे था, तो सबके लिए जब लॉ फ्रेम करते थे तो उसके नाम के साथ करते थे। जैसे साउथ अफ्रीका के लिए कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडिया के लिए कर रहे थे इंडिया के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो नाम आगे उस देश का नाम लिख लेते थे जो उनकी कॉलोनी थी। टेक्निकली मैं बोलूँ तो 1947 से उसका नाम लिखते थे। ये बात मैंने आपको बताई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो आपके माइंड में अब डाउट ही आना चाहिए कि 1930 जो है वो ऑब्वियसली 1947 से पहले का है। जब भी 1947 से पहले का है तो इसके आगे इंडियन क्यों नहीं लिखा हुआ? इसके आगे भी तो इंडियन होना चाहिए था। क्लियर कर लें, 1963 में 23 सितंबर डेट रही होगी शायद, 1963 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो प्रोविजन थे उसमें 2-5% बहुत बड़ी बात होती है। अमेंडमेंट 2-5% अमेंडमेंट किए गए थे और उन्हीं अमेंडमेंट्स में इसका नाम भी अमेंड कर दिया गया, नाम भी चेंज कर दिया गया। इंडियन की जगह सिंपल द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर दिया गया, इंडियन वर्ड आगे से रिमूव कर दिया 1963 में दिस हैपेंड। उससे पहले इसको इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही कहते थे, द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहले अपन इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लें। वापस एक बात याद दिला दूं, सेक्शन 2 में सिर्फ क्या होता है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन किस में होगा? सेक्शन 1 में। डेफिनेशन किस में होगी? सेक्शन 2 में। सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होगी, जरूरी नहीं है, कुछ डेफिनेशन सेक्शन 2 के अलावा भी हो सकती है, कुछ डेफिनेशन सेक्शन 2 के अलावा भी हो सकती है। जैसे इसी में जो बेसिक सेल्स ऑफ गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है दैट इज इन सेक्शन 4। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं। पर लॉजिक वही रहता है जनरली कि फर्स्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड के अंदर डेफिनेशंस रहती है, मेजर डेफिनेशन उसी में आती है, कुछ कुछ डेफिनेशन उसके अलावा हो सकती है। यस, सेक्शन 4(1) ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस पूरी डेफिनेशन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। हमारे पास के बाद कुछ वाइट पेपर, यस ब्लैंक पेपर मैंने ले रखे हैं, उस ब्लैंक पेपर में हम पूरे पोस्टमार्टम को आराम से लिखेंगे। इस डेफिनेशन में आज की हमारी पूरी क्लास हम खत्म करेंगे। जैसा मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहा था, मैं बेसिक्स इतने बारीकी से पढ़ाता हूँ कि बच्चे के माइंड में हर चीज़ क्लियर हो जाए बेसिक्स को लेकर, तो फिर आगे का जब पढ़ते हैं ईजी फील होता है। हाँ यार ये तो ईजी है, ये तो ईजी है। बेसिक्स में हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए किसी भी एक्ट में। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट आएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नाम से एक पॉइंट आएगा, वो बाद में आएगा, तब उसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक होगा, डिटेल बहुत देंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1), सेक्शन 4(1) में क्या डेफिनेशन लिखी हुई एक बार देख लेते। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हम डेफिनेशन सेल की नहीं पढ़ रहे हैं, हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। हम सेल्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नॉट सेम। दोनों एक ही बात नहीं होती, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या हो धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की पढ़ रहे हैं, सेल की नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेल, दैट वी विल डिस्कस। हम थोड़ा थोड़ा करके इस डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, आगे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया? गुड्स। यानी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो सेल कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? गुड्स का कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू गुड्स। नाउ यानी यहां पे हम गुड्स के सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर गुड्स के अलावा कोई और चीज है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट यहां डिस्कस नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? गुड्स का मतलब क्या? गुड्स इंक्लूड्स every movable assets other than
मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। यानी गुड्स इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, हर मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल असेट्स को, दो चीजों को छोड़कर, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, दो चीजों को छोड़कर गुड्स में हम हर चीज को इंक्लूड कर लेते हैं। यानी एज फार एज गुड्स आर कंसर्न, हम उसमें सबसे पहली बात हर मूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स का मतलब क्या होता है, हर वो असेट्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफॉर्म की जा सकती है और चेंज की जा सकती है। जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसमें मूवेबल असेट्स के लिए लिखा है, जो इमूवेबल असेट्स की कैटेगरी में नहीं आता वो मूवेबल है टेक्निकली। पर यहाँ हम डिफाइन अगर करना चाहें, वहीं से डेफिनेशन वहीं से उठाई, जनरल क्लॉज एक्ट से उठाई, सी एंटर में आएगा आपके पास जनरल क्लॉज एक्ट, वहीं से उठाई हम लोगों ने डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, हर वो चीज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव की जा सकती है, या अगर कोई चीज जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे ये जमीन है, इस पे ये एक पेड़ है, ये इसका पेड़ है ना, इतना टाइम भी नहीं कि अब एक एक पत्ती बनाऊं मैं बैठकर, तो आप समझना इसको यहां से काटा जा सकता है, यहां से जड़ समेत जो इसकी जड़ें हैं उस समय जमीन से निकाला जा सकता है, कट करके वुड को यूज किया जा सकता है, वुड यूज करना हो, और पूरा पेड़ चाहिए तो यहां से इसको निकाला जा सकता है, यानी इट इज ऑल्सो मूवेबल। इसको भी अपन मूवेबल मानेंगे। यानी मूवेबल का मतलब क्या हुआ, वो चीज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव की जा सकती है, अगर कोई चीज जमीन से जुड़ी हुई है और सेल्स करते समय, सेल्स के दौरान उसको जब डिलीवर करना पड़ेगा, सेल करेंगे तो सामने वाले को देना पड़ेगा ना, जब सामने वाले को देंगे तो उस समय उसको जमीन से अलग किया जा सकता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, मूवेबल असेट्स, यानी जो जमीन से अलग है या जमीन से अलग किया जा सकता है। अब समझो जैसे मैं किसान हूं, मेरा एक खेत है, खेत में अभी मैंने गेहूं के बीज वगैरह डाले हैं और फसल इतनी इतनी सी हुई है, जब और बड़ी हो जाएगी तो उसको काटेंगे, फिर गेहूं निकालेंगे, उसमें से कटिंग बाद में होगी। जो फसल अभी तक खड़ी है तो उसको अपन हिंदी में कहते हैं खड़ी फसल, इंग्लिश में हम स्टैंडिंग क्रॉप बोल सकते हैं, मतलब उसको अभी तक कटिंग नहीं की गई। अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले सर आपके यहाँ पे खेत में गेहूं होगा, मैंने कहा लग तो यही रहा साहब गेहूं ही होगा, बीज तो गेहूं के डाले थे तो गेहूं ही होना चाहिए। तो बोले एक काम करो, आपके जितना भी गेहूं होगा पूरे खेत में वो सब मैं खरीदने को तैयार हूं 20 रुपीज पर केजी। अब समझना, राइट नाउ द वीट इज इन प्लांट, प्लांट के अंदर, और प्लांट इज अटैच टू लैंड, यानी टेक्निकली वो अटैच टू लैंड है, जो मेरी खेती है, जो मेरी क्रॉपिंग है, वो अभी तक अटैच टू लैंड है, लैंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो कह रहा है भैया आपकी खेती कब तैयार हो जाएगी, मैंने कहा 2 महीने बाद। 2 महीने बाद उसने कहा कि मैं आपका गेहूं लेने आ जाऊंगा, आप मुझे गेहूं बेच दोगे, मैंने कहा ठीक है। तो उस गेहूं को काटिंग करके जमीन से अलग किया जा सकता है, यानी उसको भी हम क्या मानेंगे, गुड्स। और जब सेल्स होगी एक्चुअली 2 महीने बाद, उस समय मैं उसको गेहूं दे दूंगा, उससे पैसा ले लूंगा, जो भी हमारी बात हुई। दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, एक तो मनी, मनी मतलब लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री, यानी यूएस डॉलर इंडिया के लिए मनी नहीं है। इंडिया के लिए मनी क्या है, रुपी। रुपी में भी जो कॉइन्स, नोट्स अभी चलन में है वो क्लियर करना। जैसे 10 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का सरकार ऑलरेडी बंद कर चुकी है, तो दे आर नॉट मनी, वो मनी की कैटेगरी में कंसिडर्ड नहीं होंगे, क्योंकि सरकार उनको विड्रॉ कर चुकी है। जो इन सर्कुलेशन, जो भी सर्कुलेशन में चल रहे हैं उन्हीं को मनी मानेंगे। और एक्शनेबल क्लेम मतलब आप किसी से पैसे मांगने का अधिकार रखते हो और केस करके भी पैसा ले सकते हो। पैसे मांगने का अधिकार है, जैसे आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दे सकते हो तो रेंट मांगने का अधिकार है। ये जो रेंट मांगने का अधिकार है ये गुड्स नहीं है। अगर आप अपना ये अधिकार किसी और को बेचते हो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। रेंट मांगने का जो आपका अधिकार है वो अधिकार आप किसी और को दे देते हो, भैया अब रेंट मैंने ये मांगेंगे, ये आपको अधिकार है रेंट मांगने का। आपने किसी को रेंट मांगने का अधिकार बेच दिया, उससे कुछ पैसे ले लिए, जो भी आपका डील रहा हो, बट उसको उसको हम यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम है। चलिए तो वापस समझिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में थोड़ा सा डिफरेंस अभी आएगा आपके सामने, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है किसका होता है, गुड्स का होता है। गुड्स का मतलब हर मूवेबल असेट्स, कोई जमीन से जुड़ी हो तो अगर उसको अलग करके दिया जा सकता है तो वो क्या है, मूवेबल। जैसे अगर घर के नीचे टायर लगे हो, टायर से घर को धक्का मार के ले जाया जा सकता है, तो घर भी वह मूवेबल असेट्स और गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर करना, वो तो फिर कैबिन हो गया ना एक तरीके से, उसको आप धक्का मार के ले जा सकते।
नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो टेक्निकली ये भी क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ये शब्द कहना चाहता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो सब के सब यहाँ अप्लीकेबल होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे सारे के सारे यहाँ अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी गुड्स को बेचने का अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हम बात करते हैं, जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, हाँ। पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, हाँ। कंसिडरेशन अनलॉफुल चलेगा, नहीं नहीं, लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए। यानी जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वहाँ पार्टीज जो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, बाकी सारी बातें पूरी होनी चाहिए। वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। पहले मैं सेलर और बायर दो समझा देता हूँ, फिर बीच वाली रामायण भी अपन समझेंगे। सेलर और बायर दो समझ लें। यहाँ पर टू पार्टीज होती है, कितनी पार्टीज होती है, टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा था मिनिमम टू पार्टीज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी दो पार्टीज होनी चाहिए, पर यहाँ दो पार्टीज के नाम है, एक का नाम है बायर और एक का नाम है सेलर। समझना जनरली बायर का मतलब क्या होता है, जो खरीद रहा है, और सेलर का मतलब क्या होता है, जो बेच रहा है। बेचने वाला सेलर, खरीदने वाला बायर। यहां डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है। यहां सेलर का मतलब है हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, और बायर का मतलब है हु बाइज और एग्रीज टू बायर। यानी टेक्निकली यहां पे दो चीजें हो गई, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। जनरली सेलर का मतलब कौन होता है, जो बेच रहा है। यहां हमने क्या बोला, जो बेच रहा है, जो बेचने के लिए तैयार है। फ्यूचर में बेचने की बात चल रही है। देखो हम बोलते हैं सेल्स मतलब प्रेजेंट, एग्रीज टू सेल बेचने के लिए तैयार है, मतलब फ्यूचर में बेचेगा ना, अभी बेच तो रहा नहीं, बेचने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या निकलता है, यहां पे प्रेजेंट और फ्यूचर दो बातें आती है। थोड़ा सा इस बात को और डिटेल में समझते। जो वर्ड हमने यूज किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके दो पार्ट हो गए, एक तो प्रेजेंट, एक फ्यूचर। अब मेरे पास आए, बोले सर ये पेंसिल बेचोगे, मैंने कहा बोले कितने रुपए, मैंने कहा 4 रुपए में। मैंने आपको पेंसिल दे दी, बदले में आपसे 4 रुपया ले लिया। दिस इज प्रेजेंट। ये क्या है, प्रेजेंट। अभी का भी हाथों हाथ, ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो गया, आप मालिक हो गए, खत्म बात। फ्यूचर के लिए मतलब क्या हुआ, जो हमने एग्जांपल देखा था फसल वाला, स्टैंडिंग क्रॉप वाला एग्जांपल देखा था, अभी तक गेहूं तैयार नहीं हुए, आप मेरे पास आए, बोले सर ये गेहूं आप मुझे बेच दोगे, मैंने कहा होते ही मैं आपको बेच दूंगा, रेट डिसाइड होगी 20 रुपये पर केजी, जितना भी गेहूं होगा उसका अपन वेट कर लेंगे, वेट करके आपको मैं दे दूंगा 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। डिसाइडेड होगी, बात डन हो गई। अब आप टेक्निकली समझना, यहाँ पर टेक्निकली यहाँ समझना सिंपल सी एक बात को, ये जो खेत है, इस खेत में, मतलब यहाँ खेत नहीं है पर मान लो ना यहाँ खेत है, हम खेत का एग्जांपल ले रहे हैं, जो खेत है उसमें जो फसल है, क्या वो अभी तैयार है, गेहूं अभी बन चुका है, नहीं। तो क्या अभी मैं आपको गेहूं का ऑनर बना सकता हूं, जब गेहूं अभी तक पूरा बना ही नहीं है तो उसका मैं आपको ऑनर कैसे बना सकता हूं। अभी तक तो फसल बढ़ रही है, जब पूरी बढ़ जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी, तब उसमें गेहूं बनेगा, गेहूं तैयार होगा कंप्लीट। अभी तो छोटा मोटा दाना होगा तो भी वो प्रॉपर गेहूं नहीं, वो काम का नहीं है। यानी क्या अभी मेरे पास गेहूं अवेलेबल है, नहीं। तो हम क्या बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि जब गेहूं अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको सेल कर दूंगा, और आप बात कर रहे हो आप परचेस कर लोगे। यानी टेक्निकली हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जिसे हम सेल्स कहते हैं वो तो होती है प्रेजेंट, और जो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। यानी प्रेजेंट है तो मतलब क्या है, सेल्स है, और फ्यूचर है मतलब क्या है, एग्रीमेंट टू सेल्स है। यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको पता है कैसे पूछना है। यानी हु इज बायर, वापस उसी बात पे आते हैं, हु इज बायर, बायर कौन है,
हु बाइज और एग्रीज टू बाय। सेलर कौन है? हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। यानी बायर मतलब जो खरीद रहा है, ये जो पहले लिखा हु बाइज मतलब सेल्स की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है, और एग्रीज टू बाइज खरीदने के तैयार है, यानी वो एग्रीमेंट टू सेल है। सिमिलरली सेलर में बोला हु सेल्स, जो सेल्स वर्ड है वो प्रेजेंट के लिए, सेल्स के लिए। सेल का मतलब ये हुआ, सेल का मतलब ये हुआ कि अभी का अभी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, सामने वाला बंदा मालिक हो गया। यानी इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल, और एक इधर ले लेते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ऑनर कौन होगा गुड्स का? गुड्स का ऑनर कौन होगा? सेल के केस में ऑनर कौन है? एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑनर कौन है? इन केस ऑफ सेल ऑनर हो जाएगा बायर, क्योंकि अब बायर मालिक हो चुका है, सेल हो गई, कंक्लूड हो गई, बात खत्म। ठीक है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है, तो इसका मतलब अभी ऑनर कौन है? सेलर। भाई सेलर ने कहा मैं तुझे बेच दूंगा, अभी बेचा तो नहीं है ना, बेच दूंगा बोला, आगे अपन बेच लेंगे। तो अभी ऑनर कौन है? सेलर है या फिर नो वन, या तो सेलर है या कोई नहीं है। मतलब अरे चीज बनी नहीं तो मालिक कैसे होगा यार? गेहूं अभी तक तैयार हुआ है क्या? नहीं। कौन मालिक उसका? अरे गेहूं का है जो मालिक ढूंढ रहे हो। एक बंदा मेरे पास है, बोले सर आपकी कपड़े की फैक्ट्री। मैंने कहा हाँ, मैं हर चीज में हाँ कर देता हूँ। खेत है? बोले हाँ। फैक्ट्री है? हाँ। है कुछ नहीं, गरीब आदमी हूँ, लेकिन ठीक है, बोलने में क्या जाता है। एक बंदा मेरे पास आया, एक बंदा मेरे पास आके बोला, बोले बोले कि सर आप आपके मैंने सुना आपकी फैक्ट्री है। मैंने कहा हाँ साहब, बहुत बड़ी फैक्ट्री कपड़े की। बोले सर मुझे इस टाइप का कपड़ा चाहिए। मैंने कपड़ा देखा, मैंने कहा बढ़िया साहब। बोले मेरे नाम से बनाना है, नाम उस पर जो लिखा जाएगा मेरे ही ब्रांड का लिखा जाएगा, आप तो आउटसोर्सिंग पे काम करो। मैंने कहा ठीक है सर। रेट बताओ। मैंने कहा 70 रुपीज़ पर मीटर। उसने कहा 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए। मैंने कहा बना देंगे 2 महीने बाद। आपके नाम का बनाना है ना, तो आपके नाम का हम बना के देंगे, 2 महीने बाद आपको कपड़ा दे देंगे। तो अभी कपड़े का मालिक कौन है? अरे गिलो, कपड़ा तो है ही नहीं, कपड़ा तो है ही नहीं। अभी जो मेरे और उसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। तो ऑनर कौन है? या तो नो वन, और मान लो कपड़ा बन के तैयार हो गया, हमारी बात है 10,000 मीटर की, 1,000 मीटर तैयार हो गया, 2,000 तैयार हो गया, 10,000 होगा तब उसको दूंगा ना। अगर 1,000 मीटर तैयार होकर मेरे पास पड़ा भी है तो भी उसका मालिक कौन है? मैं हूं। जो बेचने वाला, जो सेलर है, वो है। हु इज बायर? जो खरीदने को तैयार है या खरीद रहा है। खरीद रहा है मतलब प्रेजेंट, खरीदने को तैयार है मतलब फ्यूचर। हु इज सेलर? जो बेच रहा है या बेचने को तैयार है। बेच रहा है मतलब प्रेजेंट, बेचने को तैयार है मतलब फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? सेल्स। सेल्स मतलब चीज दे रहे हो, सामने वाले को ऑनर बना रहे हो। हाँ, अब पैसा हो सकता है अभी ले रहे हो, सकता है पैसा भी नहीं ले रहे हो, पर चीज तो दे रहे हो। क्रेडिट सेल भी तो होती है, उधार सेल भी तो होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेल्स मीन्स की कैश आपको रिसीव हो रहा है। सेल्स का मतलब क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है। लेकिन आपने चीज सामने वाले को ऑनर बना दिया, मालिक सामने वाला हो गया। आप सामने वाला क्या हो गया? उसका मालिक हो गया। कोई पेंसिल मेरे पास कोई बंदा खरीदना है, बोले कितने की? मैंने कहा 4 रुपए की। मैंने कहा सर 4 रुपये तो सर बहुत बड़ा अमाउंट है। सर मैं 2 रुपये आपको अभी दे दूँ, 2 रुपये कल दे दूंगा, अभी थोड़े से कम है, 2 रुपये कल दे दूंगा, 2 रुपये अभी दे दूंगा। चीज तो पेंसिल मेरे को दे दो। मैंने कहा चल पेंसिल तेरी, 2 रुपये अभी दे दे, 2 रुपये कल दे देना, उधार रहे। सेल तो होगी ना, क्रेडिट सेल है, आधी कैश आधी क्रेडिट। मान लो बोलता सर पेंसिल तो मुझे बहुत जरूरत है सर, पेंसिल मुझे दे दो, मैं आपको पैसे सर कल दे दूंगा, पक्का दे दूंगा सर, पैसे उधार दे दो ना सर पेंसिल। तो मैंने उसको उधार भेज दी, 2 दिन बाद वो मुझे या कल मुझे पैसे देगा, जो भी है। क्रेडिट सेल है पर सेल से सेल तो अभी हो गई, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेल होने पर तो सेल अभी हो चुकी। और एक तरफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये हुआ कि सेल फ्यूचर में होगी। क्लियर करना, आज का एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में जाके सेल बनेगा 99%। नहीं कुछ और लफड़ा हो जाए, कोई पंगा हो जाए, बात अलग है। पर अगर स्मूथली बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल कंक्लूड्स इनटू सेल इन फ्यूचर। बंदा आया, बोले सर कपड़ा बना दोगे? मैंने कहा हाँ। मैं एग्रीज टू सेल हूं, वो एग्रीज टू बाय है। ना तो मैं अभी सेल कर रहा हूं, ना वो भी बाय कर रहा। मैं एग्री टू सेल हूं, एग्री टू बाय है। तो हमारे बीच में जो है उसे अपन क्या कहेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। 2 महीने बाद जब कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा, मैं उसको कपड़ा दे दूंगा, वो क्या हो जाएगा? सेल। तो स्मूथली अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कंक्लूड होगा स्मूथली। हो सकता है मैं कपड़ा ना दे पाऊं,
हो सकता है बीच में वो ब्रीच कर दे, मना कर दे, बोले सर मेरे को कपड़ा नहीं खरीदना, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन स्मूथली बात करें तो क्या होगा, सेल। चलिए वापस देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स मतलब प्रेजेंट, ट्रांसफर्स मतलब प्रेजेंट, और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर। या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स। द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑनरशिप। ऑनरशिप को वैसे हम जनरल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉपर्टी। एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी इज नॉट ऑनरशिप। जैसे मान लो मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, आपने कहा सर ऐसे उधार नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने अपनी अंगूठी खोली और आपके यहाँ गिरवी रख दी, ठीक है। मैंने कहा 6 महीने बाद पैसे दे जाऊंगा, अंगूठी ले जाऊंगा। क्या आप 6 महीने तक इस अंगूठी को अपने पोजीशन में रखने की, अपने पास रखने का हक रखते हो, अधिकार रखते हो? यस, you have a right to keep this ring in your possession till I makes the final payment, obviously। क्या आप इस अंगूठी को यूज करने का अधिकार रखते हो? नहीं। क्या इस अंगूठी को फर्दर सेल करने का अधिकार रखते हो? 6 महीने तक तो नहीं। 6 महीने बाद पैसे ना दे पाओ तो सेल करने का अधिकार होगा, पर अभी फर्दर सेल करने का अधिकार नहीं है। यानी प्रॉपर्टी को रखने का अधिकार है, यस। मतलब इस रिंग को रखने का अधिकार है, यस। कोई आपसे रिंग मांग के लेके जा सकता? नहीं। कोई और कह सकता रिंग मेरी है? नहीं। आप रिंग को यूज कर सकते हो? आप रिंग को किसी और को बेच सकते हो? नहीं। यानी यू आर हैविंग स्पेशल राइट्स विद दैट रिंग। आपके पास कुछ स्पेशल अधिकार, आप पूरे मालिक नहीं हो पर कुछ अधिकार है आपका, तो बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। यहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो वर्ड प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो जनरल प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, यानी ऑनरशिप के लिए हुआ। जब हम गिरवी वगैरह के लिए पढ़ते, प्लेज एक टर्म होती है, प्लेज। प्लेज, देखो प्लेज 2 होती है। एक तो शपथ लेने वाला, शायद आपने स्कूल में कभी किया हो, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड, मतलब वहां जाके थोड़े से हमारे शब्द लड़खड़ा जाते थे। एक तो शपथ वाला प्लेज होता है, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक प्लेज का मतलब होता है गिरवी, प्योर हिंदी में उसको अपन बोलते हैं गिरवी। प्लेज एंड मॉर्टगेज में डिफरेंस होता है यार। आप एक तो यार आप लोगों का क्या है, थोड़ा सा बेसिक में दिक्कत है, तो मॉर्टगेज और प्लेज में डिफरेंस। मॉर्टगेज होता है फिक्स एसेट्स का। मॉर्टगेज किसका होता है, फिक्स एसेट्स का। इस केस में सिर्फ पेपर्स दिए जाते हैं, एसेट्स हमारे पास रहते हैं। मतलब मैंने बैंक लोन लिया और अपनी बिल्डिंग मॉर्टगेज करी, मैं घर मॉर्टगेज किया, तो मेरे घर में बैंक वाले आके नहीं रहेंगे, मेरे घर में रहूंगा मैं, मेरे पेपर में उनको दे दूंगा कि साहब पैसे नहीं दे पाऊँ तो ये पेपर आपके पास। मॉर्टगेज का मतलब समझ में आना चाहिए कि मॉर्टगेज का मतलब क्या है। मॉर्टगेज का मतलब है कि हम सामने वाले को अपनी फिक्स एसेट्स के पेपर्स दे रहे हैं कि इफ आई वॉन्ट बी एबल टू पे तो यू कैन रिकवर फ्रॉम दिस माई प्रॉपर्टी। जब तक मैं पे कर रहा हूं तब तक प्रॉपर्टी को यूज तो मैं ही करूंगा, जब पे नहीं करूंगा तब आप प्रॉपर्टी सीज कर लेना और सीज करके ऑक्शन कर देना। जब तक पे कर रहा हूं तब तक तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार मेरा। प्लेज होता है, प्लेज होता है यानी गिरवी रखना जिसको आप बोलते हो। मॉर्टगेज को प्योर हिंदी में बोलते हैं बंधक, बंधक, बंधक। और प्लेज को प्योर हिंदी में बोलते हैं गिरवी। ठीक है, हम यूज कर लेते हैं इंटरचेंजेबली। हम प्लेज को जनरली यूज करते हैं, मॉर्टगेज वर्ड यूज करते हैं और मॉर्टगेज को गिरवी बोल देते हैं। मॉर्टगेज इज नॉट गिरवी। प्लेज होता है हमेशा गुड्स का, यानी मूवेबल एसेट्स का। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन है उसी तरीके से, जो मूवेबल एसेट्स है, मतलब मूवेबल एसेट्स का होगा। और यहां पे वो चीजें सामने वाले को दे देंगे। जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिया और अंगूठी आपको दे दी, अंगूठी मूवेबल एसेट्स है, गुड्स है, और अंगूठी आप ही को दे दी तो उसको हम बोलेंगे प्लेज। ठीक है, तो अब समझिए प्लेज में स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, पर सेल्स ऑफ गुड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है, जनरल प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर होता है, जनरल प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या लिखा, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। या तो अभी ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं,
और एग्रीज टू ट्रांसफर यानी फ्यूचर में सेल की बात कर रहे हैं, मतलब एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं। क्या चीज ट्रांसफर करने की बात चल रही है, क्या ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब ऑनरशिप ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या, ऑनरशिप ऑफ गुड्स, यानी क्या ट्रांसफर किया जाएगा, ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर किया जाएगा। कौन ट्रांसफर करेगा, सेलर। किसको करेगा, बायर, और उसके बदले में क्या लेगा, कंसिडरेशन। लेकिन क्लियरली लिखा फॉर ए प्राइस, फॉर ए प्राइस मतलब कंसिडरेशन मनी में होना चाहिए। कंसिडरेशन किस में होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। एक बार ये डेफिनेशन वापस रीड कर लेता हूं, और मेरी अगली क्लास भी इस डेफिनेशन के आसपास ही चलेगी। आज वाली क्लास तो मैं इस डेफिनेशन को एक बार रीड करके एक बार कंक्लूड करूंगा, पर अगली क्लास पूरी की पूरी इस डेफिनेशन के आसपास ही चलेगी। हम इस डेफिनेशन की कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सेल दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें आती है, क्या, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो बातें आती है, क्या क्या, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट होता है कि फ्यूचर होता है, दोनों हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जाम में पूछ ले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट होता है फ्यूचर होता है, दोनों हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ ले। सेल्स प्रेजेंट होता है कि फ्यूचर होता है, हम कहेंगे हमेशा प्रेजेंट होता है। फ्यूचर के लिए क्या टर्म होगी, एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर के लिए क्या टर्म होगी, एग्रीमेंट टू सेल। यानी अभी अगर ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, लिखा ना प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स। अभी ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है मतलब प्रेजेंट है, मतलब सेल है। अभी ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है मतलब प्रेजेंट है, मतलब क्या है, वो सेल्स है। फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, यानी ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। आज हम दोनों एग्रीड है, सेलर बायर दोनों एग्रीड है कि फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। जब ओनरशिप एक्चुअली फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा फ्यूचर पर। अभी तो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। सेल प्रेजेंट होता है कि फ्यूचर होता है, प्रेजेंट। एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों चीज इंक्लूड होती है, सेल्स भी, एग्रीमेंट टू सेल्स भी। एग्जाम में पूछा जाता है एग्रीमेंट टू सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, अभी हाथों हाथ खत्म हो गया। एग्जीक्यूटरी मतलब जिसको आगे परफॉर्म करना है। तो आपसे पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, हम कहेंगे बोथ। हम क्या कहेंगे, बोथ। सेल है तो एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट टू सेल है तो एग्जीक्यूटरी। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम किस चीज को बेचने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड्स को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है ना। सेल मतलब बेचना, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्लियर करना। जो गुड्स की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, किसी और एक्ट में कोई और डेफिनेशन हो सकती है, मुझे नहीं मतलब। हम हर टर्म का जो मतलब समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं सेलर, सेलर का सामान्य मतलब कौन, क्या होता है, जो बेच रहा है। लेकिन इस लॉ में उसका मतलब क्या, जो बेच रहा है, जो बेचने को तैयार है, दोनों को हम सेलर मान रहे हैं। क्लियर करना। तो हम जो डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, जो वर्ड मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। किसी और एक्ट में या किसी और परिस्थिति में कहीं और इन्हीं शब्दों का मतलब कुछ और हो सकता है। जैसे प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में आप देखोगे प्रॉपर्टी का मतलब, तो प्रॉपर्टी का मतलब फिक्स एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट जब आप पढ़ोगे कभी लाइफ में, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आता है, तो वहां प्रॉपर्टी का मतलब क्या, फिक्स एसेट्स। और यहां जब हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या, ऑनरशिप। तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, गुड्स का मतलब क्या हो गया, ऑल मूवेबल एसेट्स, ऑल मूवेबल, अरे बोलो, नहीं बोलते हो तुम, नहीं बोलते हो साहब, नहीं बोलते हो, साथ साथ बोलो। गुड्स मतलब ऑल मूवेबल असेट्स। गुड्स का मतलब क्या, ऑल मूवेबल असेट्स। या तो लैंड से अलग है, और अगर लैंड से जुड़े हुए हैं तो विच कैन बी सेपरेटेड बिफोर सेल। बेचने से पहले उनको अलग किया जा सकता है, बेचने से पहले उनको अलग किया जा सकता है। यानी जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है अभी, उसका सेल हो सकता है क्या, अरे भैया जो चीज अभी जमीन से जुड़ी हुई उसका सेल हो सकता है क्या, नहीं। एग्रीमेंट टू सेल, हाँ एग्रीमेंट टू सेल तो हो सकता है। भाई कल इसको काट के दे दूंगा ना, अभी तो दे नहीं सकता हूं, तो जमीन से जुड़ी हुई, सेपरेट करके दे दूंगा तो हम एग्रीड है, यानी एग्रीमेंट टू सेल होगा। जो चीज जमीन से जुड़ी हुई उसका सेल होगा क्या, नहीं, उसका क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा। उसका क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा। गुड्स में सारे मूवेबल एसेट्स इंक्लूड होंगे जो जमीन से अलग हैं,
जुड़े हुए पर अलग किए जा सकते हैं, वो भी गुड्स हैं। जो भी जमीन से जुड़े हुए उनका अभी के लिए एग्रीमेंट टू सेल होगा, जब अलग हो जाएंगे तो फ्यूचर में उसका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, मनी मनी मतलब लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री जो भी इन सर्कुलेशन है, प्लस एक्शनेबल क्लेम, ऐसे क्लेम्स जिसके लिए आप पैसा मांग सकते हो। ठीक है, शेयर्स गुड्स होते हैं। सर पेपर फॉर्म में होंगे तो गुड्स होंगे कि डिजिटल फॉर्म में होंगे तो गुड्स होंगे? दोनों, डिजिटल भी गुड्स है, पेपर फॉर्म भी गुड्स। शेयर्स गुड्स होते हैं। इवन बहुत सारे केस लॉज में, लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे केस लॉज में इस चीज को इंटरप्रेट किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है। उसने कहा जैसे शेयर्स डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो मूवेबल हम मान लेंगे उसको। नहीं दिख रहा, इनटेंजिबल है, कोई बात नहीं, शेयर्स भी तो आप ऑनलाइन खरीदते हो, इनटेंजिबल ही, वो कौन सा टेंजिबल है? तो बहुत सारे केस लॉज में इलेक्ट्रिसिटी को भी गुड्स माना, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हिसाब से हम गुड्स मान सकते हैं, मानकर चलो। शेयर्स गुड्स है, शेयर्स भी क्या माने जाएंगे, गुड्स माने। एक्शनेबल एफडीआर भी, फिक्स डिपॉजिट रिसिट्स भी गुड है। चलिए अब और अपन बात करेंगे गुड्स की, जब बात करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल गुड्स हमको समझ में आ गया। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ही, मतलब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? अरे सेलर और बायर दोनों कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए। दोनों की क्या होनी चाहिए? फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन वगैरह सब। ठीक है, वेयर बाय द सेलर, सेलर मतलब वो सेल्स और अग्रीज टू सेल, सामान्य सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, यहां दोनों चीजों को इंक्लूड किया है। ट्रांसफर्स, ट्रांसफर कर रहा मतलब सेल कर रहा है। अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, या तो ट्रांसफर कर रहा मतलब सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा मतलब सेल कर रहा है। और अगर ट्रांसफर करने के लिए अग्री हो रहा मतलब एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है। क्या ट्रांसफर करेगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ऑनरशिप ऑफ गुड्स। क्या ट्रांसफर करेगा? ऑनरशिप इन गुड्स। क्या ट्रांसफर करेगा? ऑनरशिप इन गुड्स, गुड्स का ऑनरशिप। किसको ट्रांसफर करेगा? बायर को, और बदले में क्या लेगा? प्राइस। यानी मैं आपको बोलूं मैं आपको एक गुड्स दूंगा, बदले में आप मुझे दूसरा गुड्स दोगे, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स। क्या ये सेल्स है? नहीं, गुड्स के बदले में गुड्स सेल्स नहीं है। क्लियर लिखा है फॉर ए प्राइस, यानी बदले में प्राइस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। प्राइस मतलब मनी, मनी मतलब लीगल टेंडर, भारत का रुपया, गांधी जी वाला रोकड़ा। समझ आ रहा है? सेलर बायर, सेलर बायर को क्या देगा? गुड्स। क्या देगा? गुड्स। गुड्स के अलावा कुछ और देगा तो इस एक्ट में तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे क्या देगा? गुड्स, और बदले में बायर क्या देगा? प्राइस। प्राइस किस में देगा? मनी में। उसके अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। प्रेजेंट में दे रहा है, ले रहा है, तब तो सेल ही है, तो एग्रीमेंट टू सेल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने इसी बात पर फोकस किया, आपको अगर समझ आई हो ये बात, तो हमने बोला सेल्स क्या है? प्रेजेंट है। और इसने बोला सेल्स या एग्रीमेंट टू सेल क्या होती है? ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स। यानी सेल का मतलब टेक्निकली हुआ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप इन गुड्स। ऑब्वियसली ऑनरशिप, वो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की बात करेंगे, वही बोलो ना, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स। यानी सेल्स का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेल्स का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो जब फ्यूचर में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होगा तो उसको फ्यूचर में हम क्या बोल देंगे? वो सेल हो गई। हम अगली क्लास में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप वाली बात पे फोकस करेंगे। और ये डेफिनेशन तभी तो पूरी समझ में आएगी। पर डेफिनेशन में बोला कि प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, पर ये ट्रांसफर कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, कौन करता है, पेमेंट करने पे ट्रांसफर होता है, गुड्स डिलीवर करने पे ट्रांसफर होता है। इन सारी बातों को हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू के 2 वीडियोस तो बहुत टेक्निकल होते हैं और सारी चीज़ें मैं एकदम आपके सामने ओपन करके रख देना चाहता हूं कि आगे का जब हम पढ़ें तो आपको बहुत इजी लगे, बहुत कंफर्टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। थैंक यू, बाय बाय।